अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले हमारे कुछ साइंसदान, साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट से हमारा मतलब है भक्स, हमारे साहिल भैया के भक्स कुरान में कुछ एरर, साइंटिफिक मिस्टेक्स बता रहे हैं। और माशाल्लाह साइंस में तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो भक्स हैं वो कितने एडवांस होते हैं। बट उससे पहले हमारे साहिल भैया को सुनिए, उनका क्या कहना है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस पार्ट। मतलब एक ये इतने छोटे से सेंटेंस में कि डू द डिसबिलीवर्स नॉट रियलाइज दैट हेवेंस एंड अर्थ वर वंस टुगेदर था, वो पहले वन मास कर दिया ने, देन वी स्प्लिट देम अपार्ट। मतलब ये एक स्टेटमेंट में आई मीन पूरा बिग बैंग साबित हो गया। बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल हजम नहीं होता। सो व्हाट यू हैव टू से मिस्टर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस आयत को और बिग बैंग को हम इस वजह से रिलेट करते हैं क्योंकि इस आयत की एक्सप्लेनेशन खुद कुरान में या खुद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हमको नहीं दी है। अगर खुद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इस आयत का मतलब बता जाते या किसी हदीस में इसको एक्सप्लेन कर जाते, तब हम इस आयत को किसी और वे में इंटरप्रेट नहीं कर पाते। क्योंकि हदीस एंड कुरान इस आयत के मामले में साइलेंट है, इसी वजह से हम आज के दौर में इस आयत को बिग बैंग से रिलेट कर पा रहे हैं, वरना हम ना कर पाते। पुराने लोगों में और पुरानी तफसीरों में आपको इस आयत की डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मिलेंगी, क्योंकि खुद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इस आयत को एक्सप्लेन नहीं किया। इसी वजह से पुराने लोगों ने इस आयत को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, क्योंकि खुद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इस आयत को एक्सप्लेन नहीं किया। आज हम इस आयत को अगर बिग बैंग से रिलेट करते हैं तो उसकी वजह यही है क्योंकि खुद प्रॉफिट ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो साहिल ने फिर कहा कि एक आयत से पूरा बिग बैंग कैसे साबित हो सकता है, ये तो सिर्फ एक आयत है। वन मास कर दिया ने, देन वी स्प्लिट देम अपार्ट। मतलब ये एक स्टेटमेंट में आई मीन पूरा बिग बैंग साबित हो गया। बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल हजम नहीं होता। वेल साहिल, हमारे पास सिर्फ एक ही आयत नहीं है, हमारे पास सैकड़ों आयतें हैं जो बिग बैंग के बाद की स्टेजेस हमको बताती हैं। फॉर एग्जांपल, पहले तो कुरान कहता है चैप्टर 38 वर्स 27 में कि यूनिवर्स की भी बिगिनिंग है। यूनिवर्स हमेशा से नहीं है जैसे बहुत सारे मान्यताएं मानती हैं, और यूनिवर्स की भी एक बिगिनिंग है। और आज हमको पता है, मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, जो हमारे आसपास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इसकी तो बिगिनिंग है ही है। मतलब ये जो यूनिवर्स जैसा हम आज देखते हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं है, इसकी एक स्टार्टिंग है, एक बिगिनिंग है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। Point is, the universe, our visible universe, did have a beginning because we can measure it. Whether we liked it or not, or whether we think it's sensible or not, it actually did have a beginning, a cause not a factor not in dispute. फिर चैप्टर 21 वर्स 30 में कहा गया है, तब ये आयत आती है कि हेवन एंड अर्थ एक टाइम पर वन सिंगल थिंग थे, उसके बाद ये सेपरेट हुए। ठीक है, उसके बाद ये आयत आ गई जिसको हम बिग बैंग से जोड़ते हैं, इसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर चैप्टर 41 वर्स 11 में बताया गया है कि एक टाइम पर हेवन जो है वो स्मोक की तरह दिखता था, और आज मॉडर्न साइंटिस्ट इस स्मोक वाली अपीयरेंस की फॉर्म को टेलीस्कोप से देख चुके हैं। इनफैक्ट मॉडर्न साइंटिफिक आर्टिकल्स में भी उस स्टेज के लिए यही सेम वर्ड स्मोक यूज़ होता है। तो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स पर एक स्टेज ऐसी आ चुकी है कि जब वो वाकई में स्मोक की अपीयरेंस का था, जैसे कि कुरान में बताया गया। But where did this stable piece of real estate come from? We know that stars and planets, once upon a time, all started out like this, with enormous clouds of gas and dust. How we got from here to here, we haven't exactly figured out yet. But फिर कुरान आगे कहता है चैप्टर 51 वर्स 47 में कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। Space is big, and it's getting bigger. But here's the thing. With the recent discovery that the expansion of the universe is accelerating, scientists are convinced that there is something in space that is pushing things apart. फिर कुरान में आगे चैप्टर 21 वर्स 104 में कुरान के हेवन के बारे में बताया गया है। कुरान का जो हेवन है उसके बारे में बताया गया है, और कुरान कहता है कि क़यामत के टाइम अल्लाह हेवन को फोल्ड कर देंगे। यानी कुरान का जो हेवन है वो फोल्ड किया जा सकता है। एंड टुडे वी नो कि ये जो हमारा स्पेस टाइम का फैब्रिक है ये फोल्डेबल, बेंडेबल, ट्विस्टेबल फैब्रिक है। यानी कुरान में अल्लाह ताला हेवन को फोल्ड करने की बात करते हैं। एंड आज हमको ये पता है कि जो हमारा स्पेस टाइम का फैब्रिक है ये भी फोल्ड हो सकता है। तो In fact, space is so real, it can bend. Space can twist. And it can ripple. एंड फिर कुरान कहता है यूनिवर्स की अल्लाह ने जैसे बिगनिंग करी थी उसको रिपीट भी किया जाएगा। मीनिंग यूनिवर्स
को जैसे बनाया था, फिर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क़यामत आ जाएगी, और फिर ख़त्म होने के बाद ये यूनिवर्स को दोबारा क्रिएट किया जाएगा। यानी अल्लाह यूनिवर्स के ख़त्म होने के बाद अल्लाह यूनिवर्स को रिक्रिएट करेंगे। और आज के साइंटिस्ट भी हमको ये बताते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि यूनिवर्स ख़त्म होने के बाद मे बी यूनिवर्स जो है वो वापस से रिक्रिएट होगा, एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली कि यूनिवर्स रिक्रिएट होगा ही, क्योंकि उनके पास कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि ये यूनिवर्स बना है तो यूनिवर्स बाद में भी बनेगा ही किसी और तरीके से, यही साइंटिस्ट हमको बताते हैं। It is temporary. We're in this huge expansion right now, exponential expansion, but it's going to reverse itself. Instead of a red shift, we'll have a blue shift as the universe collapses and bangs once again. And the whole thing will start over again. If the universe collapses, what might subsequently follow is another Big Bang, another expansion. फिर कुरान कहता है चैप्टर 14 वर्स 48 में कि एक दिन अर्थ को किसी दूसरी अर्थ में बदल दिया जाएगा और हेवन को किसी दूसरे हेवन में बदल दिया जाएगा। यानी ये कहें कि जब सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा क़यामत के दिन, फिर अल्लाह ताला जब यूनिवर्स को दोबारा से बनाएंगे तो उस दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। अर्थ किसी और अर्थ में बदल जाएगी और ये जो हेवन है ये किसी और हेवन में बदल दिया जाएगा। और आज के साइंटिस्ट भी हमको यही बताते हैं कि इस यूनिवर्स के फिजिक्स के लॉस की वजह से ये यूनिवर्स ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब ये यूनिवर्स दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा तो उस टाइम पर, जब ये यूनिवर्स दोबारा से रिक्रिएट होगा तो उस टाइम पर भी यही फिज़िकल लॉज इस यूनिवर्स के रहें। यानी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगले यूनिवर्स में जब ये यूनिवर्स दोबारा से क्रिएट होगा तो उसमें लॉज, फिजिकल लॉज जो हैं वो किसी और तरीके के भी हो सकते हैं। यानी एनीथिंग दैट कैन हैपन डज हैपन। Completely random. And the laws themselves come into existence when the universe comes into existence. So there's no pre-existing fundamental law. Anything that can happen does happen. सो साहिल, ये मत कहो कि एक ही आयत है, ये तुम्हारी जहालत है। कुरान में एक आयत नहीं है, कुरान में कई आयतें हैं जिसमें बिग बैंग की बात की स्टेजेस का इशारा हमको मिलता है। पूरा बिग बैंग साबित हो गया, बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल हजम नहीं होता। So what do you have to say, Mr. Can I say something? So, yes. जब बिग बैंग हुआ था तब अर्थ there was no earth actually. Where is the question of separating? जी। सेकंड सवाल यह है कि अर्थ तो बिग बैंग के टाइम पर थी नहीं, तो ज़मीन और आसमान कैसे अलग अलग हो सकते हैं? तो इस सवाल को हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसी वीडियो की एक क्लिप आपको सुनाता हूँ। सोचते हो इस आयत को उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। कुरान ये कहता है कि एक टाइम पर हेवन एंड अर्थ वन सिंगल थिंग थे, वन सिंगल एंटिटी थे। यानी आज जो हम अर्थ देखते हैं और जो ये यूनिवर्स देखते हैं वो सब वन सिंगल थिंग था, सिर्फ एक चीज़ थी स्टार्टिंग में जिससे अल्लाह ने सब कुछ बाद में क्रिएट किया। मतलब हेवन एंड अर्थ वन सिंगल थिंग थे और इस सिंगल थिंग से सब कुछ बाद में क्रिएट हुआ है। यह है सही एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन। और बिल्कुल इसी तरीके से आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी बिग बैंग को एक्सप्लेन करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, गैलेक्सीज वगैरह, जितनी भी बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सीज हैं और हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस, वो तक वन सिंगल थिंग थी, जिसको साइंटिस्ट एनर्जी कहते हैं। Instead of saying that I believe them, we have overwhelming evidence that the universe was once very small and very hot. That much is absolutely true. Got here. Most scientists think it has a lot to do with the Big Bang, when basically everything started out compressed and very, very hot. Then, at some point around 100 decillionths of a second after the Big Bang, something triggered cosmic inflation. सबसे पहले इस चीज़ को समझें, जो ये बिग बैंग का पॉइंट था ये कोई सिंगुलैरिटी नहीं थी, बल्कि द फिजिकल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स इन द प्लैंक एरा रिसर्च पेपर में इस चीज़ को बताया गया है कि प्लैंक एरा में मैटर एंड एंटी मैटर नहीं था। और साइंटिस्ट बताते हैं कि इस पॉइंट पर कोई मैटर, कोई एंटी मैटर, कोई मैस कुछ नहीं था, सिर्फ प्योर एनर्जी थी। उसके बाद ये प्योर एनर्जी सब कुछ बन गई जो भी हम आसपास देखते हैं। हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में भी यही बताया जाता है कि वो भी नहीं थी बिग बैंग के टाइम पर, और सिर्फ वन सिंगल एंटिटी थी, वन सिंगल थिंग थी। उसके बाद ये वन सिंगल थिंग सब कुछ में बदल गई जो भी हम अपने आसपास देखते हैं। यानी जो कुरान में कहा गया है वही साइंटिस्ट कहते हैं कि इन द पास्ट सब कुछ वन सिंगल थिंग था और सिर्फ एनर्जी थी। क्लिप सुनिए। Million light years or more, all of the stuff that we see was actually compressed into a space smaller than an atom, a volume smaller than an atom. We don't have the physics that describes how that would work. That is so much mass, so much energy in so little volume. I mean, at this point there wasn't even mass, just basically pure energy. That right now our physics doesn't go there.
It's the moment when everything we see, all 100 billion galaxies, each of which contains 100 billion stars, all of that material was compressed in a region which was infinitely small. तो बेवकूफ़ो जाओ जाके साइंटिस्ट से कहो कि क्यों वो कुरानिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बिग बैंग को डिस्क्राइब करते समय, क्यों वो भी ये कह रहे हैं कि ऑल द स्टफ दैट वी सी, ऑल द गैलेक्सीज, ये सब वन सिंगल एनर्जी से क्रिएट हुआ है। साइंटिस्ट भी तो कहते हैं कि सब कुछ वन सिंगल एंटिटी था इन द पास्ट। अब हेवन से मतलब ये स्काई लेते हैं। ओके, तो मैं तो कहता हूँ कि आज भी जॉइंट है, अलग अलग हुए ही नहीं कभी। आज भी अर्थ जो है वो स्काई में ही फ्लोट कर रहा है, स्पेस में ही है। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। मतलब अलग नहीं हुआ है ना, वो तो स्पेस में ही है। स्पेस में ही है। अगर झूठ है तो सैटेलाइट से इमेज निकाल लो कहाँ पे आए। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे साइंटिस्ट ने पूछा है कि अर्थ तो अभी भी सेपरेटेड नहीं है, अर्थ तो अभी भी स्पेस टाइम के अंदर है। वेल इट इज़ इलॉजिकल, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ज़मीन और आसमान एक थे, यानी वी आर सेइंग कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल थे। स्टार्टिंग में एक ही मटीरियल था जिसको बाद में इन सब चीज़ों में, इन गैलेक्सीज़ में, इन स्टार्स में बदल दिया गया और आपके खाने के मसालों में, फल फ्रूट्स में बदल दिया गया। यानी इस पास्ट में सिर्फ एक एनर्जी थी जिस एनर्जी को बाद में सब कुछ में बदल दिया गया। एंड मॉडर्न साइंटिस्ट भी हमको ये कहते हैं कि उस टाइम पर मैटर और एनर्जी भी इनडिस्टिंग्विशेबल थे। Everything in the universe collapsed into a single megadense point. And before that, we don't know what was going on. We have ideas, which we'll get to later, but we don't really know. And we can't study that megadense point because we were part of it. Everything was in there. Essentially, at this point, matter and energy are the same. They're indistinguishable from each other, called inflation theory. As the trillionths of a second ticked by, matter and energy cooled off enough to separate from each other. तो यानी सिंपल सी बात है, उस टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसको बाद में बहुत सारी चीज़ों में बदल दिया गया, ना कि वो कंप्लीटली सेपरेटेड हो गए।